विधानसभा के सदाचार कमेटी के सामने पेश होने के लिए सबसे पहले बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत पहुंची और उसके बाद अनीता जाटव पहुंची और फिर रेवतराम डांगा पहुंचे। रेवतराम डांगा तो कुछ बोलकर भी गए, रितु बनावत धड़ाधड़ चैलेंज देकर गई, मगर अनीता जाटव चुपचाप चली गई। अनीता जाटव ने गोविंद सिंह डोटासरा को भी अपना जवाब दे दिया है और अब गोविंद सिंह डोटासरा को फैसला लेना है कि अनीता जाटव के साथ क्या करना है। मगर इन सब ने वक्त मांगा है, किसी ने 15 दिन का, किसी ने 10 दिन का, किसी ने 7 दिन का, और विधानसभा के सदाचार कमेटी ने इन्हें वक्त दे भी दिया है। आखिर माननीय जो हैं, और अब उस पत्रकार को भी बुलाया जाएगा जो पत्रकार यह बताएगा कि हमने कैसे कब स्टिंग ऑपरेशन किया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हिंडौन जहां से अनीता जाटव विधायक हैं, या फिर रेवतराम डांगा खीमसर जहां से रेवतराम डांगा विधायक हैं, वहां उपचुनाव भी हो जाए। क्योंकि अगर अनीता जाटव पर कांग्रेस उच्च मापदंड रखते हुए फैसला लेती है तो बीजेपी भी फैसला लेगी रेवतराम डांगा पर, क्योंकि पार्टी चाहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाना। यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा के सदाचार कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, मगर उसी रिपोर्ट पर पार्टी फैसला नहीं लेगी, पार्टी खुद भी फैसला ले सकती है और रेवतराम डांगा को हटाया जा सकता है, इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। खींवसर में उपचुनाव हो सकता है अगर बीजेपी मोरल ग्राउंड पर फैसला लेती है, तो फिर कांग्रेस को भी लेना पड़ेगा और हिंडौन में भी चुनाव हो सकता है, यह कहा जा रहा है। क्योंकि बाप पार्टी के विधायक कृष्ण पटेल को भी फिर से बुलाया गया है, वो भी वक्त मांगे थे और उन्हें भी कहा जा रहा है कि करीब करीब यह मनसा बना लिया गया है कि दोषी करार दिया जाएगा और वहां पर भी चुनाव हो जाएगा। अब बागीदौरा में क्या होता है पता नहीं, वो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं कि नहीं वहां के बीजेपी वाले, मगर मनसा तो यही थी उपचुनाव का। और यहां पर भी बीजेपी पार्टी के अंदर यह राय बनी है कि वहां पर रेवतराम डांगा को हटा दिया जाए, मगर विधानसभा में विधायक जो हैं वही कमेटी के सदस्य हैं और उन्हें ही फैसला लेना है। और क्या वो अपने विधायक के खिलाफ फैसला लेंगे पता नहीं, क्योंकि जो कुछ कैलाश वर्मा से मैं सुन रहा था और सुनने के बाद जो समझ रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि इन्होंने तीनों ही विधायकों को बड़े आराम से सुना है और कुछ बातों पर ये उनसे कन्विंस भी हैं। अब देखो, रितु बनावत का तो अलग मामला है और वो जिस तरह से करंट मार रही थी विधानसभा के सामने, वो कह रही थी कि मैं इस बार मीडिया के पत्रकार को सबक सिखाना ही चाहती हूं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी पढ़ डाली, कहा कि हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं और कुछ सबूत हैं जिसमें हमें यह पता चला है कि हमें जानबूझकर फंसाया गया है। उन सबूतों के लिए मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए, इसलिए मैं वक्त मांग कर आई हूं, बाकी मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं है। अब वो कैलाश वर्मा भी आए, उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई से जांच की मांग कर रही है रितु बनावत पत्रकार के खिलाफ। चलिए, रितु बनावत का मामला छोड़ दिया जाए, मगर अनीता जाटव और रेवतराम डांगा, इन दोनों के पास कहने के लिए क्या है? कहने के लिए है यही है जो कुछ इन्होंने पार्टी को कहा है, वही इन्होंने सदाचार कमेटी के सामने भी कहा है। वकीलों ने तीनों को बताया और तीनों ने आपस में बात किया, तीनों ने वक्त मांग लिया है। रेवतराम डांगा के वकील ने भी कहा कि आप कुछ मत करो, आप तो टाइम मांग कर आ जाओ। कोर्ट में ऐसे ही होता है,
धीरे धीरे तारीखें पड़ेंगी और पढ़ती हुई तारीखों के साथ जनता की यादें भी धुंधली हो जाएंगी और फिर एक सहानुभूति फैक्टर तैयार करने के लिए आधार तैयार किया जाएगा। राजनीति में कब बयार किस तरह बह जाए पता भी तो नहीं चलता है। तो रेवत राम डांगा ने कहा कि 3-4 महीने से पत्रकार हमारे पीछे पड़ा हुआ था और जबरदस्ती करा गया, ये जबरदस्ती बात कर गया। हम तो चाहते नहीं थे बात करना, हम तो इनकार कर रहे थे कि भाई हमें इस पे पढ़ना नहीं, हम पहली बार के विधायक हैं, हम जानते नहीं हैं कि ये एमएलए फंड कैसे प्रयोग होता है। कभी कभी लगता है कि शायद नहीं भी जानते हो। 40% कोई कमीशन होता है, बताइए 40% कमीशन में चला जाएगा तो काम क्या होगा। 40% इनका हो जाएगा, अधिकारियों का 10-20% हो जाएगा। ये सुनने के बाद 40% वाला सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद इन्हें पता नहीं होगा कि रिश्वत कैसे खाया जाता है। ये सुनने के बाद मैं नहीं जानता कि ये टेप सही है या नहीं सही है, अगर ये टेप गलत है तो फिर ठीक है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना उसके आधार पर कह रहा हूं। पर अनीता जाटव ने कहा कि मैं बार बार मना कर रही थी, गले ही पड़ गया मेरे, और गले पड़ गया तो जबरदस्ती से पैसे देने लगा, मैं तो पैसा ले ही नहीं रही थी। हमने एमएलए फंड से जो विकास कराए हैं उसकी जांच करा लीजिए, हमने कोई पैसे नहीं खाए हैं। अब देखिए, रितु बनावत दलित समुदाय से आती हैं, ढोली समुदाय से, और पढ़ लिख कर ये मुकाम पाई है। प्रेम विवाह भी किया था उन्होंने ऋषि बंसल से, और लड़ाका हैं, छात्र नेता रही हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए वो जमकर मुकाबला कर पा रही हैं, या फिर उस चक्कर में नहीं पड़ी जिस चक्कर में पत्रकार इन्हें डालना चाह रहा था। मगर 2 दलित और एक जाट समुदाय से हैं। अब एक पढ़ी लिखी दलित थी, वो फंसी नहीं फंसी, आधी फंसी, इस चक्कर में अभी विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि मैं पाक साफ हूं, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी, और पत्रकार का कहना है कि नहीं नहीं ये भी शामिल थी। अब देखिए क्या होता है। दूसरा दलित विधायक थी अनीता जाटव, ये भी पहली बार जीती थी। देखिए, पहली बार जीतने वालों को ये समझ में भी तो नहीं आता कैसे खाया जाए, क्योंकि सब खाए रहते हैं और सब खा ही रहे हैं। अभी सदाचार कमेटी वालों के बारे में मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता हूं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। अब पहला पत्थर क्या, सारे पापियों के हाथ में 2-2 पत्थर हैं। अब किसे कहें कि ये पाक साफ है जो फैसला कर रहा है कि वो नापाक है, पता नहीं, पर दुनिया ऐसी ही है, ऐसी चलती भी है। सबसे दिलचस्प मामला रेवत राम डांगा का है। ये देखिए, जाट समुदाय से हैं। जाटों में कई कैटेगरी होती है। एक पढ़े लिखे जाट होते हैं जो भगवान बराबर होते हैं, एक व्यवसायी जाट होते हैं, और ये हनुमान बेनीवाल के सरपरस्ती में रहकर नेतागिरी सीख गए, मगर कोई बहुत चतुर जाट नहीं है। ये भी उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में हनुमान बेनीवाल इनको बताते रहते हैं अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है। अब ऐसा आदमी फंस जाता है, फंस गए। अब कितना भ्रष्टाचारी है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ अभी अभी तक थे, तो भ्रष्टाचारी तो नहीं होंगे कि हनुमान बेनीवाल के साथ काम करने वाला कोई भ्रष्टाचारी हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और नए नए बन रहे हो तो पकड़े गए। इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट में फंसे हैं। ये 3 ही या 2 ही या 1 ही कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। तालाब में कितनी मछलियां गंदी हैं इसका फैसला कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता। मगर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के सामने खड़ा होना चाहती है और चाहेगी कि रेवत राम डांगा की विदाई हो। इस बोझ को वो रखना भी नहीं चाहती हैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आए हैं, और मूल भाजपाई भी इसी काम में लगे हुए हैं कि बीजेपी फैसला ले, अब बचा क्या है। और रेवत राम डांगा बड़े जनाधार वाले नेता है भी नहीं, वो खीमसर में मूछ की लड़ाई में जीते हुए नेता हैं। ऐसे में
खीमसर में उपचुनाव हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। अनीता जाटव वैसे भी कही जाती हैं, पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि सबके साथ उनकी तस्वीरें आती हैं। सचिन पायलट ने इन्हें टिकट दिया था, मगर मैं फिर भी मानता हूं कि दलित और ओबीसी समुदाय के सीधे साधे लोगों को निशाना बनाना आसान है। बंगारू लक्ष्मण दलित समुदाय से थे, दिलीप सूर्यदेव भले ही राजपूत समुदाय से थे, मगर आदिवासी इलाके के भले व्यक्ति थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन में फंसते हैं। मौजूदा बड़े नेता कोई पाक साफ हो, ऐसा कुछ नहीं है, मगर इन्हें आसानी से फंसा लिया जाता है और फिर ये दुनिया में, देश में, समाज में मजाक के पात्र बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले नहीं हैं। अब ये बड़ी समस्या ये है, सदाचार समिति कितना वक्त लेती है और क्या पार्टियां सदाचार समिति के पीछे छिपकर इंतजार करती है या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी बात है। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि हम खुद, संवाददाता कह रहा है कि मैं 6-7 महीने से ट्राई कर रहा था, 6-7 महीने से किसी के व्यक्ति के पीछे पड़े रहो तो लालच देकर या फिर बहला फुसला कर रिश्वत देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हम पर कार्रवाई हो तो उन पर भी कार्रवाई हो। पर अब ये तो सदाचार कमेटी के ऊपर है कि किस किस पर कार्रवाई हो। होना तो ये चाहिए था कि एंटी करप्शन ब्यूरो मामले को दर्ज करता और जांच होती, पर जांच होती कहां है, सब मौसेरे भाई हैं।